हाँ, इसके बाद आते हैं हम 7 मार्कर्स में। देखिए 7 मार्कर्स में बता दूंगा आप लोगों को कि 7 मार्कर्स में क्या करना होता है कि इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देना होता है। 1 या 2 लाइन का हमें इंट्रोडक्शन 7 मार्क्स में देना होता है, और इंट्रोडक्शन कोई अलग से नहीं देना है। जैसे परिवार का ही क्वेश्चन आए, है ना, जैसे परिवार का कोई क्वेश्चन 7 मार्क्स में आता है, तो इंट्रोडक्शन में आपको परिवार का अर्थ ही लिखना है 2 लाइन में। अगर यही, जैसे मान लीजिए परिवार क्या है, मैंने यही बताया था, परिवार क्या है, समाजीकरण में परिवार की भूमिका स्पष्ट कीजिए, ये आपको पूछा गया लॉन्ग क्वेश्चन। तो वहां पर जो है आपको परिवार का अलग से इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर परिवार का अर्थ अलग से लिखना है, फिर भूमिका की हेडिंग लिखना है, डिस्क्राइब करना है। यही मान लीजिए पूछा परिवार की समाजीकरण में भूमिका स्पष्ट कीजिए, ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहां पर परिवार का इंट्रोडक्शन अलग से नहीं लिखना है, परिवार का अर्थ ही इंट्रोडक्शन होगा, और समाजीकरण में भूमिका के पॉइंट आपको लिखना है। 7 मार्क्स में आपको पॉइंट लिखना है, 10 मार्क्स में आपको हेडिंग लिखना है। पॉइंट्स छोटे होने चाहिए, 1 लाइन का पॉइंट हो, जिससे हम 7 से 8 पॉइंट लिख पाए। लगभग मेरे से 9 लाइन मिल रही है। कितनी लाइन मिल रही है 7 मार्क्स में? 7 मार्क्स में 9 लाइन मेरे ख्याल से मिल रही है। 13 है क्या? हाँ, तो 13 अगर हैं, 11 है, हाँ सॉरी, नहीं 11, पहले 11 ही थी, हाँ 9, मुझे 9 का याद है। हाँ अभी, हाँ नहीं पिछले उसमें 11 ही थी, क्योंकि हमने जो कॉपी बनाई थी वो 11 की है, तो 11 ही है। और 11 में मान लीजिए जैसे 2 लाइन आप इंट्रोडक्शन के ले लो, है ना, और फिर बचेंगे आपके पास 9 लाइन। तो 9 लाइन में मतलब 8 पॉइंट हम लिख सकते हैं, क्योंकि 1 पॉइंट बड़ा होगा तो 2 लाइन में आ जाएगा, है ना। ज्यादातर पॉइंट आपको 1 लाइन में लिखना है, तो ऐसे 7 से 8 पॉइंट और इंट्रोडक्शन। कंक्लूजन आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर कोई ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें कोई नई चीज आपको पता चली है, कोई नया इनोवेशन आपको पता चला है, या कोई ऐसा आइडिया आप दे रहे हैं, एक सुझाव दे रहे हैं, तो 1 लाइन में उसको बता सकते हैं। सभी आंसर में, 7 मार्क्स के सभी आंसर में आपको कंक्लूजन लिखने की जरूरत नहीं, ये ध्यान रखें। इंट्रोडक्शन लिखना है, लेकिन इंट्रोडक्शन आपको अर्थ का ही लिखना है। जैसे समुदाय पूछ लिया, समुदाय की विशेषताएं लिखी, तो समुदाय का आपको अर्थ लिख के वही इंट्रोडक्शन हो जाएगा, फिर उसकी विशेषताएं आपको लिखना है। समुदाय से रिलेटेड कोई नई बात आपको पता चल रही है, कुछ आपको एक आइडिया उसका आया है, कोई इनोवेशन आप देना चाह रहे हो, समुदाय को कैसे हम विकसित कर सकते हैं, समुदाय को कैसे उसमें सुधार कर सकते हैं, तो फिर 1 लाइन में उसको बता सकते हैं। बाकी रेगुलर कंक्लूजन आपको 7 मार्कर्स में नहीं देना होता है, ठीक है। तो ये है समाजशास्त्र किसे कहते हैं, इसकी अवधारणा के तत्व लिखिए। समाजशास्त्र आप सब पढ़ ही चुके हैं। समाजशास्त्र किसे कहते हैं? तो समाजशास्त्र ऐसा सामाजिक विज्ञान है जिसमें समाज, सामाजिक संबंधों, सामाजिक संस्थाओं एवं सामाजिक अंतःक्रियाओं का व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। ये हो गई समाजशास्त्र की डेफिनेशन, है ना। समाजशास्त्र एक ऐसा सामाजिक विज्ञान है जिसमें समाज, सामाजिक संबंधों, सामाजिक संस्थाओं तथा सामाजिक अंतःक्रियाओं का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। ये समाजशास्त्र की एक अच्छी परिभाषा मैंने बताई, है ना। तो देखो, हर टॉपिक की परिभाषा आप एकदम याद कर लो, व्यवस्थित बना करके उसको लिख लो अपने नोट्स में, और उन्हीं को जो है आपको बार बार रिवाइज करना है। इसी परिवार की एक अच्छी डेफिनेशन आप याद कर लो, सिस्टमेटिक, विवाह की डेफिनेशन, नातेदारी की डेफिनेशन, है ना। तो इससे क्या होगा कि आपको फिर रिवीजन में बहुत आसानी होगी, क्योंकि बहुत सारी डेफिनेशन आपको बुक में मिल जाती है, लेकिन एक ऐसी डेफिनेशन जिसमें सभी चीजें समाहित हो जाए,
मैंने जैसे समाजशास्त्र की डेफिनेशन बताई, इसमें सब समाहित हो गया। आया समझ में? समाजशास्त्र एक ऐसा सामाजिक विज्ञान है जिसमें समाज, सामाजिक संबंधों, सामाजिक संस्थाओं तथा सामाजिक अंतःक्रियाओं का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन किया गया। हाँ, तो वो परिभाषा देखो, लॉन्ग क्वेश्चन में हम दे सकते हैं, यहां नहीं दे सकते, क्योंकि यहां पर देंगे तो फिर वो वर्ड कम पड़ जाएंगे। हाँ, तो फिर लिखना पड़ेगा, लिखनी पड़ेगी। अब जैसे मैंने बताया था पिछले बार हर्ष कोविट्स की परिभाषा पूछी थी संस्कृत से, हम तो पूछते हैं आजकल, पहले भी पूछी गई, तो वो कुछ फेमस डेफिनेशन है वो याद करना पड़ता है। वो पूछते वही है जो बहुत फेमस है और बहुत कम शब्दों में, छोटी है, 1 लाइन 2 लाइन की बस। आपको कभी भी आप देखो कि 3-4 लाइन की डेफिनेशन नहीं पूछे। जैसे संस्कृति की सबसे अच्छी डेफिनेशन टाइलर की मानी जाती है, लेकिन टाइलर की डेफिनेशन नहीं पूछते क्योंकि बहुत बड़ी है वो, उसको याद रखना बहुत मुश्किल है और आप उसको लिख भी नहीं सकते हैं। आप लिखेंगे 4 लाइन की डेफिनेशन अगर लिखेंगे तो 40 शब्द तो यही हो गए, फिर आपके पास बची कितने से, है ना? तो बहुत सारी चीजें ऐसी रहती है कि जो हम लिख नहीं पाते हैं क्योंकि वर्ड लिमिट बहुत कम हो गई। इसलिए पहले 300 शब्द का रहता था क्वेश्चन, तो उसमें जो है फिर लिख लेते थे, अब 200 शब्द ही लिखना है। हम लोग जब एग्जाम देते थे तो 600 शब्द में लिखना पड़ता था बड़ा क्वेश्चन। हमारे समय में लॉन्ग क्वेश्चन जो होता था वो 600 का होता था। अभी मैक्सिमम 200 शब्द, उस समय मिनिमम 200 शब्द हुआ करता था। शॉर्ट नोट है, हाँ पहले तो खैर कॉपी ऐसी मिलती थी ना, कोई वैसे थोड़ी है, उसी में क्वेश्चन आंसर ऐसा थोड़ी मिलता था, अलग से कॉपी देते थे, अलग से पेपर देते थे, अपने हिसाब से लिखते जा। अब 2019 के पहले तो 2019 के पहले ऐसे ही था, 2019 से हुआ है, उसी में प्रश्न, उसी में स्पेस, 2019 से ही स्टार्ट हुआ है। इसके पहले तो अलग से ही कॉपी देते थे, है ना? ठीक है, हाँ। तो ये फिर इसके मुख्य तत्व इसमें दिए गए हैं, समाज है, संघ है, कुटुंब, ये सब अलग अलग हमें पढ़ना है ना? ये इसकी अवधारणाएं हैं, अवधारणा के तत्व इसमें पूछे गए। समाजशास्त्र किसे कहते हैं, इसके अवधारणा के तत्व लिखिए। तो इसमें जो भी अवधारणाएं अलग अलग दी गई हैं वो सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। इसमें परिवार भी आ जाएगा, विवाह भी आ जाएगा, नायदारी भी आ जाएगी, मतलब ये इसमें दिए हैं, लेकिन और भी हम इसमें चीजें दे सकते हैं, जैसे वर्ण व्यवस्था भी इसमें बता सकते हैं, संस्कार भी दे सकते हैं, आसन व्यवस्था भी दे सकते हैं। मतलब ये चीज जो दी गई ऐसा नहीं कि यही है, इसके अलावा भी अवधारणाएं, मतलब सब अवधारणाएं, समझ रहे हैं ना? धर्म भी इसमें आ जाएगा, ठीक है ना? धर्म है, पुरुषार्थ है, संस्कार है, आश्रम व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है ना? और समाज, संघ, ये तो दिए हुआ है, कुटुंब, परिवार, मांडल, मूल, संस्कृति, संस्था, ये तो इन्हीं को जो है इसमें डिफाइन किया गया है एक एक लाइन में। समाज क्या है? मनुष्यों और समूह के बीच जो संबंध विकसित होते हैं उनकी व्यवस्था को समाज कहा जाता है। समाज कैसा होता है? अमूर्त होता है ना? समाज जो है सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है, जिसको मैकावर पेज ने इसको कहा है सामाजिक संबंधों का जाल, है ना? समुदाय हम पढ़ ही चुके हैं, समुदाय व्यक्तियों का समूह होता है, यानी मूल संगठन होता है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है और उनमें एक सामुदायिक भावना या हम की भावना पाई जाती है। संस्था, इंस्टीट्यूशन, आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसका गठन किया जाता है। एक अस्थायी संगठन होता है, एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए इसका गठन किया जाता है। तो समिति यानी संघ इसको कहते हैं, एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए अलग अलग व्यक्तियों को मिलकर के एक उद्देश्य डिसाइड होता है और उसको पूरा करने के लिए जो है समिति या संघ बनता है, एसोसिएशन उसको इंग्लिश में बोला जाता है। परिवार मैंने अभी परिभाषा इसकी बताई है, ये ऐसा सामाजिक संगठन है जिसमें माता, पिता और उनकी संतानें सम्मिलित होती है, बस इतना लिखना है। ये संक्षेप में डेफिनेशन है। परिवार एक ऐसा सामाजिक ऐसी सामाजिक संस्था है जिसमें माता, पिता तथा उनकी संतानें सम्मिलित होती हैं, उसको परिवार कहा जाता है। संस्कृति क्या है? जीवन जीने की पद्धति है ना? संस्कृति को जीवन जीने की पद्धति माना जाता है। एक व्यक्ति अपने जीवन यापन के दौरान जो भी कार्यकलाप करता है उन सभी कार्यकलापों का योग, उन सभी कार्यकलापों का संकुल संस्कृति कहलाता है।
है ना। एक व्यक्ति अपने जीवन यापन के दौरान, एक व्यक्ति द्वारा अपने जीवन यापन के दौरान की गई गतिविधियों या किए गए कार्यकलापों का संकुल संस्कृति कहलाता है ना। तो वही मैंने बताया कि इनको समझ लो और समझ करके इनको जो है अपने शब्दों में लिख लो। वैसे मैंने जो डेफिनेशंस दी हैं वो बहुत सिंपल लैंग्वेज में दी हैं और दो दो डेफिनेशन दी है, बुकलेट आप लोगों ने पढ़ ही रहे हैं। मतलब हर टॉपिक में दो दो डेफिनेशन दी गई, इसलिए दी है कि आप जो है उसको समझ जाओ। दो डेफिनेशन आपको मिलेंगी पढ़ने को तो आप उसका अर्थ सही ढंग से समझ पाएंगे और आप अपने हिसाब से भी उसको बना सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग जो है उसको उसका अर्थ लिख सकते हैं, दोनों को मिला करके लिख सकते हैं। हाँ, एक चीज और इसमें जो ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूज करती है और ज्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट में वो उसको बताते भी हैं। अगर कहीं अर्थ पूछा गया तो लोग क्या करते हैं, किसी विचारक की डेफिनेशन लिख देते हैं। जैसे उसने परिवार का अर्थ पूछा तो परिवार के अर्थ में मैकाबर पेज की डेफिनेशन लिख दी, लूसी मेयर की डेफिनेशन लिख दी, जो सही नहीं है। अगर वो किसी के संबंध में पूछता है कि भाई लूसी मेयर के अनुसार परिवार का अर्थ लिखिए, तो ठीक है, उसने आपके अनुसार अर्थ पूछा है, किसी के अनुसार अर्थ नहीं पूछा है। तो आपको अपने शब्दों में जो है उसका अर्थ बताना है, ना कि किसी विचारक के शब्दों में। लेकिन ज्यादातर बच्चे क्या कर रहे हैं, किसी विचारक के अनुसार अर्थ लिखते हैं और ऐसा कुछ इंस्टीट्यूट वाले बोलते हैं। मेरे पास बच्चे आते हैं तो बोलते हैं सर उन्होंने तो ऐसा बोला। मैंने कहा ऐसा नहीं करो, ये गलत है। आपको अपने अकॉर्डिंग अर्थ लिखना है, क्योंकि उसमें पूछा नहीं है ना। अगर उसको दूसरे अकॉर्डिंग लिखवाना होता तो वो पूछता कि भाई हर्स्कोविट्ज के अनुसार संस्कृति की परिभाषा लिखो। वो तो आपके हिसाब से चाह रहा है ना, तभी तो उसने लिखा नहीं है, नहीं तो लिखता। अभी जस्ट एक दूसरी जगह, वो मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, उन लोग कॉपी दिखा रहे थे, वो मुझे टेस्ट की कॉपी जिसमें 0 नंबर मिलना चाहिए, उसमें पूरे 2 नंबर मिल रहे हैं। और क्वेश्चन में बता दूं क्या क्वेश्चन है। उसमें पूछा था कि मुख्य सचिव का कार्यकाल कितना होता है, और वो लड़की लिख रही कि मुख्य सचिव कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, जबकि कार्यकाल होता है 2 साल होता है और निश्चित नहीं होता है। उसमें 2 नंबर उसको दिए गए। बोले कि सर वो तो उनके मॉडल आंसर में भी यही था। तो मैंने बोला कि जो क्वेश्चन है ये पिछली बार भी क्वेश्चन आया है, एमपीपीएससी मेंस में पिछली बार क्वेश्चन यही था कि मुख्य सचिव कार्यकाल कितना होता है। आप सोचो कि अगर कार्यकाल निश्चित नहीं होता तो पूछता क्यों? लॉजिक आप सोचो, उसने पूछा है मतलब होगा, कार्यकाल तो निश्चित होगा, तभी तो पूछा है। भाई राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, निश्चित है, तभी तो पूछ रहे हैं हम, है ना। तो उसमें 2 नंबर दिए। एक क्वेश्चन उसमें था कि जिलाधीश के प्रशासनिक कार्य लिखिए, ऐसा करके था, प्रशासनिक कार्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य। तो उसने प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य एक भी नहीं लिखा, 2 नंबर। कि जिलाधीश के कार्य 4 तरीके से अलग अलग है, राजस्व अधिकारी के रूप में अलग है, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में अलग है, जिला मजिस्ट्रेट के रूप में अलग है और विकास अधिकारी के रूप में अलग है। मैंने अपने बुकलेट में दिए हुए। तो वो जो 3.4 पॉइंट थे उसमें एक भी ऐसा कार्य नहीं था जो प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, और 2 नंबर दिए गए। अब आप सोचो ऐसी कॉपी चेक होती है, मतलब वो चेक करने वाले को ही नहीं पता कि कलेक्टर के जो कार्य हैं वो प्रशासनिक अधिकारी के रूप में क्या होते हैं। पूरे 2 नंबर। तो वही मैं उसको समझा रहा था कि ऐसे आप कैसे करोगे सुधार, कैसे होगा सुधार। आपको 2 नंबर दे दिए, मतलब आप खुश हो गए, अरे तो बिल्कुल सही लिख रहे हैं। ये समस्याएं चल रही है ना। हाँ, तो ये तो हो गया संस्कृति। अब यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ है तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। संक्षिप्तता समाज उपयुक्त तत्वों के समृद्ध रूपों का प्रयास है, तो ये जरूरत नहीं है इसकी लिखने की, बिना उसके भी चल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। फिर आता है संयुक्त परिवार।
हाँ, संयुक्त परिवार की विशेषताएं इसमें पूछी गई हैं। संयुक्त परिवार की विशेषताओं का क्वेश्चन जो है 7 मार्क्स में पूछा गया है। तो मैंने पहले बताया कि 7 मार्क्स में पूछा गया है, इसका मतलब यहाँ पर यह है कि आपको संयुक्त परिवार का यहाँ पर अर्थ लिखना है स्टार्टिंग में, फिर आपको विशेषताएं लिखना है। बच्चे ज्यादातर क्या करते हैं, संयुक्त परिवार की विशेषताएं मतलब सीधा विशेषताएं स्टार्ट कर देते लिखना, पॉइंट से स्टार्ट कर देते, स्टार्टिंग पॉइंट से हो जाती है। ऐसा नहीं करना है, आपको जो है थोड़ा सा 2 लाइन में उसका अर्थ लिखना है और फिर विशेषताएं लिख करके सीधे फिर पॉइंट लिखते हैं। बच्चे क्या करते हैं, संयुक्त परिवार की विशेषताएं निम्नलिखित हैं ऐसा करके लिखते हैं, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। सीधे विशेषताओं की हेडिंग लिख दो और सीधे पॉइंट पर आ जाओ, क्योंकि एक लाइन आप क्यों खर्च कर रहे हैं, निम्नलिखित ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं। अगर आप नहीं लिखेंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, समझ तो जाएगा ना कि वही लिखा है ना। तो ये जो इस तरह के टर्म होते हैं अब नहीं लिखे जाते, क्योंकि वर्ड लिमिट कम है, स्पेस कम है हमारे पास। तो ये गैर जरूरी चीजें लिख करके आप जो है ना तो समय बर्बाद करें और ना ही वर्ड बर्बाद करें, ठीक है। और एक 2 मार्क्स में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें अगर आपको क्वेश्चन नहीं बन रहा है या आपको पता नहीं है बिल्कुल, तो उसको छोड़ सकते हैं। गैर जरूरी उसमें कुछ भी लिखना सही नहीं। आई बात समझ में, आप उसको छोड़ दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको बन नहीं रहा है, आप उसमें कुछ लिखने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ भी लिखने का प्रयास कर रहे हैं, तो उससे आपका समय जाएगा और इंप्रेशन भी खराब होगा। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ भी नहीं पता है लेकिन हम अंदाज से लिख रहे हैं। जैसे उसने पूछा है आम के बारे में, आप लिख रहे हैं अमरूद के बारे में, क्योंकि आपको पता तो है नहीं कि ये क्या है। तो आम और अमरूद में कितना फर्क हो गया, तो वो फिर ऐसा समझ जाएगा कि यार ये तो बेवकूफ बना रहा है, इसने आगे भी ऐसा किया होगा, भले ही आगे आपने कुछ नहीं किया हो, आगे आपने सही लिखा हो, सब कुछ सही, लेकिन एक जगह आपने ऐसी गलती कर दी तो उसका इंप्रेशन आगे खराब पड़ जाएगा। उसका माइंडसेट ऐसा हो जाएगा कि यार इसने यहां पर गलत लिखा है तो आगे भी ऐसे लिखा हो, भले ही आपने नहीं लिखा। तो आपको नहीं आ रहा है 2 मार्क्स में क्वेश्चन, तो उसको छोड़ देना। 7 मार्क्स में क्या होता है, कुछ ना कुछ हम लिख देते हैं, चीजें आती रहती है, क्योंकि 2 मार्क्स में डायरेक्ट फैक्ट पूछता है, तो फैक्ट कभी नहीं आता है। 7 मार्क्स में बहुत कम ऐसा होता है कि आपको नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ हम जानते हैं उसके बारे में, तो लिख देना चाहिए। हाँ, तो ये है संयुक्त परिवार की विशेषताएं। संयुक्त परिवार की विशेषताओं के अंतर्गत आपको सबसे पहले इसका अर्थ लिखना है, और अर्थ पता ही है आप लोगों को, संयुक्त परिवार ऐसा परिवार का वह रूप होता है जिसमें 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य एक साथ रहते हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक ही रसोई से बना भोजन करते हैं, उनकी सामूहिक संपत्ति होती है और समान पूजा पाठ में समान रूप से, धार्मिक कार्य में समान रूप से हिस्सा लेते हैं। लेकिन ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, आपको इसको शॉर्ट लिखना पड़ेगा। ये तो मैंने बताया ये लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से हो गया मीनिंग, ये तो व्यापक अर्थ है, मतलब कंप्लीट अर्थ है, सही है ये, लेकिन यहां पर आपको बहुत संक्षेप में लिखना पड़ेगा, है ना। तो संयुक्त परिवार ऐसा परिवार है जिसके अंतर्गत 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य एक साथ रहते हुए एक रसोई से बना भोजन करते हैं, मतलब और समान पूजा पाठ में भाग लेते हैं। मतलब उसको कुल मिला के थोड़ा सा संक्षेप कर देना है, मतलब पूरा विस्तार से नहीं लिखना। 2-3 चीजें उसमें आती हैं, एक तो सामूहिक संपत्ति, समान रसोई घर, समान धार्मिक कार्यकलाप, बस ऐसा कर देना है ना, ठीक है। मतलब पूजा पाठ में समान रूप से भाग लेते हैं, उनकी संपत्ति सामूहिक होती है, एक ही रसोई घर होता है, उससे बना भोजन करते हैं। तो इस तरीके से उसको शॉर्ट करके आपको बताना, 2 लाइन में इसको कंप्लीट करने का प्रयास करना है, नहीं तो फिर वो उधर आपके जो पॉइंट्स हैं विशेषता के वो कम हो जाएंगे, है ना, ठीक है। बाकी ये पॉइंट सब पता ही आप लोगों को। ये जो संयुक्त परिवार होते हैं, एकाकी परिवार यानी मूल परिवार होते हैं, उनका मिश्रण होता है, 2 या 2 से अधिक परिवारों को मिलाकर के संयुक्त परिवार बनता है ना। और इनकी वो जो मैंने डेफिनेशन लिखी है उसी से संबंधित विशेषताएं भी हैं,
उनकी जो संपत्ति होती है सभी की एक समान मतलब सामूहिक होती है। रसोई घर एक ही होता है, यानी एक ही रसोई से बना भोजन करते हैं, है ना। और धार्मिक कार्यकलापों में समान रूप से हिस्सा लेते हैं, ठीक है। एक पूर्वज की संतान होती है, एक उसमें मुखिया होता है ना? तो इस तरीके से इसकी विशेषताओं के पॉइंट आपको बताना है जो आप लोग पढ़ चुके हैं। जैसे यहाँ पर इसका निष्कर्ष लिखा हुआ है वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इंट्रोडक्शन आपको लिखना है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आता है वंश। पिछली बार वंश का क्वेश्चन आया था, वंश की तुलना बांस से की जाती है, ऐसा क्वेश्चन आया है ना। वंश की तुलना बांस से क्यों की जाती है, ऐसा क्वेश्चन पिछले बार पूछा गया था 2024 के मेंस में। तो वंश क्या होता है? वंश जो है एक ऐसी सामाजिक तथा सांस्कृतिक व्यवस्था होती है जिसमें व्यक्तियों को एक पूर्वज से जोड़ा जाता है, उनको एक पूर्वज से संबंधित किया जाता है, और इसमें सभी रक्त संबंधियों को सम्मिलित किया जाता है ना। इसमें केवल रक्त संबंधी को सम्मिलित किया जाता है, और वो रक्त संबंधी जो है मतलब विवाह संबंधी से सम्मिलित नहीं होते हैं, है ना। केवल रक्त संबंधियों को ही इसमें सम्मिलित किया जाता है, और सभी जो व्यक्ति होते हैं वो अपना संबंध एक पूर्वज से जोड़ते हैं, तो वो उसको बोलते हैं वंश। इसकी तुलना बांस से की गई है, क्योंकि बांस जिस तरह से बढ़ता है वैसी वंश बढ़ता है ना। बांस वंश दोनों का कंपैरिजन ज्यादातर किया जाता है, जो कुछ पूछा गया था। जैसे बांस बढ़ता जाता है ना, ऐसे जो है वंश बढ़ता जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी इसकी भी वृद्धि होती जाती है ना। जब बहुत ज्यादा ये बढ़ जाता है तो उसको बोल देते हैं कुल, और बढ़ जाता है उसको गोत्र बोल देते हैं। तो पहले होता है परिवार, फिर होता है वंश, फिर होता है कुल। कुल को वंश समूह बोलते हैं, लाइनेज बोलते हैं उसको, है ना, लिनेज। और वंश को डिसेंड बोला जाता है ना। तो परिवार, सबसे परिवार होता है, फिर वंश होता है, फिर कुल, फिर गोत्र होता है, फिर गोत्र समूह भी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से एक सीक्वेंस में इनको लिया जाता है। तो जब वंश और बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उसको कुल बोल दिया जाता है ना। और कुल का विस्तृत रूप जो होता है गोत्र होता है। गोत्र में जो पूर्वज होता है वो वास्तविक भी हो सकता है और काल्पनिक भी हो सकता है, लेकिन वंश और कुल में जो पूर्वज होता है वो वास्तविक ही होता है, ये फर्क है। बाकी डेफिनेशन सेम आती है। तीनों में जो है संतानों को, व्यक्तियों को एक पूर्वज से संबंधित किया जाता है, और वो पूर्वज जो है वंश और कुल में वास्तविक होता है, जबकि गोत्र में वास्तविक भी हो सकता है और काल्पनिक भी हो सकता है। ऐसा आपको समझ लेना है। गोत्र का भी आगे क्वेश्चन आपको मिलेगा। और इसका फिर महत्व है, वंश का महत्व क्या होता है? वंश के माध्यम से जो है ये पता लगाया जाता है कि किस परिवार में किसका विवाह हो सकता है, यानी वैवाहिक संबंधों का निर्धारण होता है, संपत्ति का निर्धारण होता है, उत्तराधिकार का निर्धारण होता है ना। किस धार्मिक कार्यकलाप में कौन हिस्सा लेगा इसका निर्धारण होता है, दाह संस्कार में कौन व्यक्ति हिस्सा ले सकता है, किसके दाह संस्कार में कौन हिस्सा ले सकता है, इसका निर्धारण जो होता है। ये वंश के महत्व के पॉइंट है, और वंश और कुल के महत्व के पॉइंट लगभग सेम आते हैं, बहुत ज्यादा अंतर नहीं, थोड़ा सा डेफिनेशन में अंतर है। तो इनको तीनों को एक साथ हम पढ़ लेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। हालांकि कुल आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है, आपके सिलेबस में वंश दिया है, हालांकि इंग्लिश में उसको लिनेज दिया है, लिनेज को कुल बोला जाता है। हिंदी में लिखा है वंश और इंग्लिश में लिनेज लिखा हुआ है, ये उसमें मिस्टेक पेपर उसमें सिलेबस में है ना। और गोत्र इंग्लिश में आप देखेंगे तो हिंदी में तो गोत्र लिखा है, और इंग्लिश में आप देखेंगे तो गोत्र भी लिखा है, क्लान भी लिखा हुआ है। इंग्लिश में गोत्र भी लिखा है, क्लान भी लिखा है। गोत्र और क्लान सेम ही होते हैं, हिंदी में गोत्र बोलते हैं, इंग्लिश में उसको क्लान बोला जाता है, लेकिन इंग्लिश टर्म दोनों अलग, दोनों दिए हुए हैं। अब इंग्लिश वाला बच्चा समझेगा यार ये क्या चक्कर है ना, दोनों वर्ड यूज किए जबकि सेम ही है, ठीक है। तो ये हो गया वंश के महत्व मैंने बता दिए हैं। इसके बाद देखो गोत्र आ गया। ये गोत्र में वही चीज है, गोत्र में जो है एक जो व्यक्ति होता है उसको उसके पूर्वज से संबद्ध किया जाता है,
और वो पूर्वज वास्तविक भी हो सकता है और काल्पनिक भी हो सकता है। काल्पनिक क्यों हो सकता है? क्योंकि वंश इतना ज्यादा विस्तृत हो जाता है, इतना फैल जाता है, तो जिससे जो है हमें अपने पूर्वज का वास्तव में पता नहीं चलता है कि हमारा पूर्वज कौन। तो इसलिए कभी कभी जो है वो काल्पनिक भी, हम कल्पना भी कर लेते हैं कि हमारे पूर्वज ही है ना। इसलिए जो है गोत्र में वंशज जो पूर्वज होते हैं वो काल्पनिक भी हो जाते होते हैं और कभी कभी वास्तविक भी होते हैं। ठीक है, तो वही चीज इसमें आपको बताना है। अर्थ में जैसे हमने बताया, स्टार्टिंग में 4 ही गोत्र हुआ करते थे, फिर 7 हुए, फिर और अभी बढ़ गए हैं। तो ये पूरे जो है गोत्र के नाम लिखे हुए हैं, ऋषियों के नाम पर गोत्र माने गए हैं, है ना। यानी हम जो है अपना जन्म है, यानी अपने जो पूर्वज है ऋषि को मानते हैं और उन्हीं को जो है गोत्र मान लिया गया है ना। गोत्र संबंधी नियम क्या होते हैं? गोत्र संबंधी नियम जो है विवाह में बहुत ज्यादा कठोरता से लागू होते हैं, है ना। सगोत्री विवाह जो है अभी भी वर्जित है। सगोत्री विवाह, सगोत्री मतलब एक ही गोत्र में विवाह नहीं हो सकता। एक ही गोत्र में विवाह क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक गोत्र के जो पुरुष या महिला पुरुष आपस में भाई भाई और भाई बहन होते हैं। सगोत्र मतलब गोत्र अगर एक है, इसका मतलब ये हुआ कि पूर्वज एक है। जब पूर्वज एक है तो आपस में वो भाई भाई या भाई बहन हुए, तो भाई बहन में तो विवाह होता नहीं। तो सगोत्री विवाह पूरी तरीके से हिंदू धर्म में वर्जित होता है। तो सबसे पहले जब विवाह की चर्चा होती है, विवाह बातचीत होती है, तो उसमें सबसे पहले गोत्र मिलाए जाते हैं, पितृपक्ष से और मातृपक्ष से। अगर कोई भी एक गोत्र मिल गया तो विवाह नहीं होता। तो सगोत्री विवाह जो है बहुत महत्वपूर्ण है। वही चीज इसमें लिखी गई है कि समगोत्री विवाह वर्जित है, देखो लिखा है भाई बहन माने जाते हैं, वही चीज लिखी हुई है। और एक ही गोत्र का संगठन पूर्वज कल्पना पर आधारित होता है, यानी काल्पनिक पूर्वज होता है। पूर्वज वास्तविक काल्पनिक पौराणिक हो सकता है, वही मैंने बताया है। एक ही गोत्र में शादी नहीं होती है ना। तो वही चीजें इसमें बताई गई हैं। ठीक है, महिला गोत्र शादी के बाद परिवर्तित हो जाता है, यानी महिला जो है अपने पति का गोत्र धारण कर लेती है। विवाह के बाद जो है उसका गोत्र चेंज हो जाता है। जब अविवाहित होती है लड़की तो उसका गोत्र वही रहेगा। जब वो विवाहित हो जाती है यानी अपने पति के यहाँ जाती है, तो वो जो है अपने पति का गोत्र धारण कर लेती है। ये है, ठीक है, तो ये है। इसके बाद समिति को संघ भी कहा जाता है, इंग्लिश में कहते हैं एसोसिएशन। समिति यानी एसोसिएशन, इसका इंग्लिश में लिखा होगा। हाँ नहीं, कमेटी लिखा है इसमें, एसोसिएशन है वैसे तो। इसमें क्या समिति को कमेटी लिख दिया है, एसोसिएशन वर्ड है ये। और संस्था को इंस्टीट्यूशन बोला जाता है। संस्थाएं एसोसिएशन संघ बोलते हैं। हाँ, एसोसिएशन संघ, और इसी को समिति भी बोला जाता है। तो 2 टर्म यूज होते हैं, संघ या समिति। और एक है संस्था, उसको इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, है ना। और समुदाय है, कम्युनिटी है। ये 3 है, 4 हो गए, मतलब समाज, समुदाय, संस्था, समिति या संघ, है ना। तो ये समिति या संघ की हम बात कर रहे हैं। इसको एसोसिएशन लिखा हुआ है इंग्लिश में, अगर सिलेबस आप देखेंगे तो एसोसिएशन लिखा है। यहाँ पर ये टर्म इंग्लिश में गलत लिखा है, कमेटी। कमेटी नहीं है, एसोसिएशन है, ठीक है। तो समिति क्या होती है, यानी संघ क्या होता है? ये व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो निर्धारित उद्देश्य को, सामूहिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए गठित किया जाता है ना। समिति या संघ जो है व्यक्तियों का एक ऐसा संगठन है, समूह है, जो किसी विशिष्ट उद्देश्य को पूरा करने के लिए गठित किया जाता है, यानी अस्थायी होता है। जैसे ही वो उद्देश्य पूरा हो गया और उसका समापन हो जाता है ना। जैसे गणेश उत्सव के लिए जो है एक कमेटी बनाई जाती है, एक संघ बनाया जाता है गणेश उत्सव मनाने के लिए। अब गणेश उत्सव हो गया, खत्म हो गया, फिर अगले साल मनाया जाएगा। नव दुर्गा उत्सव के लिए समिति, नव दुर्गा उत्सव समिति बनती है, ठीक है। तो ये एक अस्थायी होता है। कैसा होता है समूह? अस्थायी होता है। व्यक्तियों का एक ऐसा अस्थायी समूह है जो किसी निर्धारित विशिष्ट उद्देश्य को पूरा करने के लिए गठित किया जाता है, ठीक है। जैसे ही वो उद्देश्य पूरा हो जाता है वैसे उसका समापन हो जाता है। तो ये इस तरह से इसमें बताया गया, वही चीज इसमें सारी चीजें बताई गई हैं। ये इसके अंतर्गत नहीं आते हैं ये। हाँ, ये उसको हम समूह कह सकते हैं।
हाँ वो इसके नहीं, ये अस्थाई है, ये एसोसिएशन है ना। देखो अब अगर आप इंग्लिश में देखोगे तो एक ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, वो संगठन हो गया, ये एसोसिएशन है, संघ है, इसको इंग्लिश में हाँ अस्थाई, इंग्लिश में इसको एसोसिएशन बोलते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, इसको संगठन बोला जाता है, तो वो संगठन हो गए, स्थायी होते हैं, अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं, उनको भी समाप्त किया जा सकता है, समाप्त हो जाते हैं, लेकिन इसकी तुलना में वो स्थायी है ना। ठीक है, कोई जैसे दल है वो भी अपेक्षाकृत स्थायी होता है ना। एक राजनीतिक दल भी एक संगठन है, वो भी इसको संगठन हम कहते हैं, लेकिन वो भी कभी कभी अस्थायी, एकदम स्थायी नहीं, जैसे कोई नया संगठन बना, नहीं चला, खत्म हो गया, उसको खत्म कर दिया जाता है ना। तो अपेक्षा ये तो एकदम अस्थायी है, मतलब ये तो निश्चित है कि भाई इसको तो समाप्त हो नहीं, तो इस तरह का ये एसोसिएशन होता है ना। मतलब बहुत ज्यादा अस्थायी है, मतलब ये फिक्स है कि भाई इस संगठन, ये जो एसोसिएशन बना है, जैसे ही उद्देश्य पूरा होगा समाप्त हो जाएगा, है ना, इस तरह से। और संगठन जो होता है वो इसकी तुलना में ज्यादा स्थायी होता है, वो भी समाप्त हो सकता है, ऐसा नहीं कि वो समाप्त नहीं होगा, लेकिन इसका समाप्त होना तय है, ऐसे उसको समाप्त। एनजीओ संगठन है ना, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन उसको कहा जाता है, संगठन है वो, है ना, वो समाप्त ऐसे नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये है, देखो वही पॉइंट इसमें दिए गए हैं। व्यक्तियों का समूह होता है, मूर्त संगठन होता है, व्यक्तियों का समूह है इसलिए मूर्त है। ठीक है, और एक निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए इसको गठित किया जाता है। जो सदस्य होते हैं इसके, उसमें संबंध कैसे होते हैं, औपचारिक संबंध होते हैं, है ना, उनमें संबंध कैसे होते हैं, औपचारिक होते हैं। इसकी कार्य विधि निश्चित होती है, जो एक कार्य प्रणाली बनाई जाती है कि भाई उसमें अलग अलग काम दे दिए जाते हैं, है ना, नववर्षोत्सव जैसे मनाना है, उसमें सबको अलग काम दे दिया जाएगा, उसमें फिर अध्यक्ष और सचिव भी बन जाते हैं, भाई ये इसका अध्यक्ष होगा, ये सचिव होगा, ये व्यक्ति ये काम करेगा, है ना, तो कार्यों का वितरण होता है, एक निश्चित कार्य प्रणाली होती है, नियम होते हैं, तो वही चीज इसमें बताई गई। एक निश्चित संरचना होती है, वही मैंने बताया, संरचना होती है, मतलब अध्यक्ष हो गया, उपाध्यक्ष हो गया, एक सचिव हो गया, बाकी सदस्य हो गए। ठीक है, ये संरचना हो गई, तो यही चीज इसमें बताई गई है। ये हो गया एक कमेटी इसमें, हाँ समय निश्चित कह सकते हैं कि निर्धारित समय तक रहता है, उस समय बाद वो खत्म हो जाता है। इसके बाद सामाजिक समरसता के घटक हैं। सामाजिक समरसता, जैसे मैंने पहले बताया कि सामाजिक समरसता मतलब ये क्या होती है, समाज में जो विद्यमान विरोध है, संघर्ष है, झगड़े हैं, उसको समाप्त करके समाज के विभिन्न लोगों के बीच प्रेम है, एकता है, सौहार्द है, सामंजस्य है, इस तरह की भावना जागृत करना, उसको कहते हैं सामाजिक समरसता का भाव। ठीक है, और इसके घटक क्या क्या हैं? इसके घटक देखिए, इसको हम कहां से ले सकते हैं, भारतीय संस्कृति की जो विशेषताओं के पॉइंट हैं उनको हम घटक में ले सकते हैं, है ना, जैसे सहिष्णुता है, वसुधैव कुटुंबकम का भाव है, नारी सम्मान है ना, अहिंसा है, ठीक है, आध्यात्मिकता है, धर्म की प्रधानता है, तो ये सब घटक के अंतर्गत आते हैं। इसमें भी वही दिए गए हैं, देखो सहिष्णुता हो गया, बंधुत्व भाईचारा हो गया, परमातीता की भावना हो गया, आपसी समन्वय की भावना, सौहार्द सरोकार, है ना, तो वो वही सब इसमें इसके घटक के अंतर्गत दिए गए। तो ये हो गए कंपोनेंट्स, घटक। फिर सभ्यताओं के प्रकार इसमें विचारक के हिसाब से पूछे गए हैं, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इसमें 8 प्रकार के उन्होंने सभ्यता बताई हैं, है ना। हंटिंगटन विचारक जो हुए हैं उन्होंने सभ्यता के 8 प्रकार बताए हैं, तो उनके आपको यहाँ पर नाम लिखना है 8 प्रकार के, और उसके अंतर्गत कौन कौन सभ्यताएं आती हैं उनका उल्लेख यहाँ पर करना है। पहले सभ्यता का थोड़ा सा अर्थ बताएंगे, जैसे यहाँ पर हुमायूं कबीर के हिसाब से लिखा है, तो वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, अपने हिसाब से 2 लाइन में सभ्यता का अर्थ लिख सकते हैं, है ना। सभ्यता एक ऐसा मूर्त व्यवस्था है जिसका निर्माण व्यक्ति ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया है, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको उसका अर्थ बताना है। फिर 8 जो प्रकार बताए हंटिंगटन ने, उनका उल्लेख यहाँ पर किया गया है। पश्चिमी सभ्यता है,
पश्चिमी सभ्यता के अंतर्गत यूरोपीय सभ्यता आती है, कनाडा, यूरोप, ये सब इसमें पश्चिमी सभ्यता के अंतर्गत आते हैं। चीनी सभ्यता है, इसमें चीन, कोरिया, ताइवान इसमें सम्मिलित होते हैं। गुरुवादी ईसाई सभ्यता है, इसमें रूस है, बुल्गारिया है, ग्रीस, रोमानिया आते हैं। इस्लामिक सभ्यता है ना, तो इसमें ईरान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मतलब जहां पर इस्लाम धर्म ज्यादा चलता है, जहां पर ज्यादा लोग मुस्लिम रहते हैं, वो इस्लामिक सभ्यता है। लैटिन अमेरिकी सभ्यता इसमें दक्षिण अमेरिका वाला एरिया आता है। जापानी सभ्यता, जापान है। हिंदू सभ्यता, भारत मतलब भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत जो भी देश आते हैं वो सब इसमें आते हैं, पाकिस्तान को छोड़कर। और अफ्रीकी सभ्यता, सहारा अफ्रीका, घाना, ये जो है ये इस तरीके से प्रकार है। इसके बाद आगे है सामाजिक नियंत्रक के रूप में धर्म की भूमिका। इसमें धर्म का महत्व या भूमिका बताना है। धर्म को पहले डिफाइन करना है। धर्म जो है अलौकिक शक्ति पर विश्वास है ना। धर्म को अगर बहुत हम संक्षेप में व्यक्त करें, परिभाषित करें, तो धर्म जो है अलौकिक शक्ति में विश्वास, उसकी पूजा तथा आराधना है ना। धर्म अलौकिक शक्ति पर विश्वास, उसकी पूजा तथा आराधना पर आधारित है। तो इस तरह से आपको बताना। वैसे तो बहुत सारे इसके मीनिंग है, बहुत सारे अर्थ हैं। धर्म का मतलब होता है धारण करना। अगर हम संस्कृत भाषा के हिसाब से देखें, धर्म संस्कृत भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है धारण करना। तो मन में प्राणियों के प्रति या मानव मात्र के प्रति जो है दया, प्रेम, सहिष्णुता का भाव धारण करना, इसको कहते हैं धर्म। तो ये अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन किया गया है अलग अलग विद्वानों द्वारा। तो इसमें क्या है, देखो, धर्म समाज पर नियंत्रण करने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है ना। अपने आप को अनुशासित रखने के लिए, समाज में आध्यात्मिक विकास के लिए जो है धर्म काम कर रहा है। और परंपराओं, संस्कृति की सुरक्षा, परंपराओं का आदान प्रदान, परंपराओं का पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण जो है धर्म के माध्यम से हो रहा है। और समाज में सामूहिकता, सहिष्णुता को बढ़ावा देना, मानसिक शांति, सुरक्षा का भाव इसमें जागृत होता है। व्यक्ति जब परेशान होता है तो मंदिर जाता है, तो उसको मानसिक शांति मिलती है। उसको ऐसा लगता है कि भाई मेरा कोई सहारा है ना। मानसिक शांति के लिए व्यक्ति मंदिर जाता है, धर्म का सहारा लेता है ना। जब तक खुश है, जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं, तब तक जो है वो मंदिर नहीं जाता है, बहुत कम जाता है। जब परेशान होगा तो ही मंदिर जाएगा। तो उसको लगता है कि यार मंदिर जाने से मुझे थोड़ा शांति मिलेगी, और सुरक्षा का भाव रहता है, भाई ऊपर वाला मेरी सुरक्षा करेगा, है ना। तो मानसिक शांति, सुरक्षा, सामाजिक नियंत्रण, आत्म अनुशासन का भाव जागृत होता है। और हमारी संस्कृति, उसका संरक्षण धर्म के माध्यम से मिलता है। आध्यात्म का भाव जागृत होता है व्यक्ति के मन में, है ना। क्योंकि धर्म और अध्यात्म जो है ये दोनों ही संबंधित है ना। लेकिन अध्यात्म ज्यादा व्यापक है। इसको हम ऐसे कहें कि आध्यात्म समुद्र है, और समुद्र से जो है हमने एक लोटा पानी निकाल लिया, वो धर्म है ना। समुद्र से जो है वैसे एक लोटा पानी हमने निकाल लिया, एक लोटा पानी किसी और दूसरे के धर्म के व्यक्ति ने निकाल लिया। तो इस तरीके से हम उसको समझते हैं, है ना। तो आध्यात्म जो है एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, और उसके अंदर फिर आता है धर्म। ऐसे उसको हम समझ सकते हैं। किसको? कर्म को क्या, कैसा? कर्म को धर्म के अंदर। हाँ, एक्चुअली धर्म को जो है कर्म के रूप में भी परिभाषित करते हैं। धर्म मतलब कर्म को भी मानते हैं, मतलब है। हाँ, मतलब धर्म का मतलब कर्तव्य से भी लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो धर्म है वो अध्यात्म से जुड़ा हुआ है ना। धर्म मतलब कर्तव्य भी होता है। जैसे अब महात्मा गांधी ने धर्म को जो है कर्तव्य से जोड़ा है। जैसे उन्होंने कहा ना कि राजनीति, धर्म विहीन राजनीति मृतदेह के समान, उसे नष्ट कर दिया जाना चाहिए। तो उनका मतलब ये नहीं कि राजनीति में धर्म होना चाहिए, वहां पर कर्तव्य की बात। मेरे राजनीति बिना कर्तव्य के बेकार है, ये है उनका मतलब। उन्होंने धर्म का मतलब क्या निकाला, कर्तव्य का। ऐसा है, तो वो भी है। लेकिन यहाँ पर धर्म की जो हम बात कर रहे हैं, ये धर्म
वास्तविक धर्म है ना, वो धर्म है जो आपके सिलेबस में दिया गया। पंच महायज्ञों की जानकारी, पंच महायज्ञ एक्चुअली जो है, जो प्रचलित है, वो 5 जो ऋण हैं उनसे उऋण होने के लिए पंच महायज्ञों की कल्पना की गई या प्रचलित है। हमारे हिंदू धर्म में जो है ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर 5 ऋण है ना, जिनको पंच ऋण बोलते हैं। तो इन 5 ऋणों से मुक्ति पाने के लिए, क्योंकि इन 5 ऋणों से मुक्त हुए बिना कोई व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता, तो अगर उसको मोक्ष चाहिए है तो इन 5 ऋणों से उसको मुक्त होना पड़ेगा। तो इसके लिए जो है हमारे हिंदू धर्म में पौराणिक पौराणिक ग्रंथ है, उनमें जो है 5 महायज्ञों को बताया गया है, उनका प्रचलन किया गया है। तो उनका यहाँ पर उल्लेख करना, तो ये आपको स्टार्टिंग बताना पड़ेगा ना। व्यक्ति के ऊपर जो 5 ऋण हैं, उन ऋणों से उसको मुक्ति दिलाकर जो है मोक्ष प्राप्त करने के लिए पंच महायज्ञों की कल्पना की गई है, पंच महायज्ञों का प्रचलन किया गया है। फिर आपको उनका उल्लेख करना है, 5 महायज्ञ। 5 महायज्ञ ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ, अतिथि यज्ञ, ये सब चीज आप पढ़ ही चुके हैं। इनमें क्या क्या होता है वो आपको बताना है। ब्रह्मयज्ञ में क्या होता है, देवयज्ञ में क्या होता है। ब्रह्मयज्ञ मतलब जो हमने जो ज्ञान अर्जित किया है उसको जो है उसका प्रसार करना। हमने जो ज्ञान अपने गुरु से ग्रहण किया है उसको हम अगर दूसरों को दे रहे हैं, दूसरों को शिक्षा दे रहे हैं, तो ये ब्रह्मयज्ञ। तो नियमित वेद धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना, अध्यापन करना भी इसमें आता है। देवयज्ञ है देवताओं की पूजा अर्चना करना, पूजन करना है ना, यज्ञ करना, उनको आहुति देना, ये जो है कहता है देवयज्ञ। पितृयज्ञ, पितरों को जो है तर्पण देना। हमने हमारे ऊपर जो पिता का ऋण है उसको हम कैसे चुकाएंगे, पुत्र को जन्म दे करके या संतान को जन्म दे करके, और उसको पढ़ा लिखा करके उसका पालन पोषण करके हम जो है पितृ ऋण से मुक्त हो सकते हैं। और हमारे जो पितृ हैं उनको तर्पण दे करके। फिर अतिथि यज्ञ, देखो हमने पढ़ा था अतिथि यज्ञ, अतिथि देवो भव, यानी अपने जो घर अतिथि आते हैं उनको जो है सम्मान करके, उनको भोजन करा करके, उनका आदर करके हम उसको मुड़न हो सकते हैं। भूत यज्ञ समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता। भूत यज्ञ एक्चुअली ये पर्यावरण के साथ, पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा हुआ है ना। भूत यज्ञ जो है पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा हुआ यज्ञ होता है ना। हाँ, भूत यज्ञ के माध्यम से हम पर्यावरण के संरक्षण को बढ़ावा दे रहे हैं आज के समय। इसी को हम कहते हैं सतत विकास। भूत यज्ञ सतत विकास के उदाहरण से हम इसको जोड़ सकते हैं। जैसे आज सभी लोग क्या करते हैं, जैसे बाहर एक वो रख देते हैं ना, कोई किसी पात्र में जल रख देते हैं तो पशु पक्षी जो है उसको पीते हैं। इसके अलावा चिड़ियों को दाना डालना है, तो ये सारी चीजें क्या है, भूत यज्ञ के अंतर्गत आती हैं। यानी पर्यावरण संबंधी जो हिस्से हैं, पर्यावरण के हिस्से हैं, उनको उनका संरक्षण करना है ना। तो ये इस तरीके से इसको हम कह सकते हैं। इसके बाद आगे इसमें ज्यादा लिखेंगे पॉइंट 2.11, ये कैसे हो गया? नहीं तो 2 अच्छा ऐसा है क्या? क्योंकि इसमें तो 10 ही क्वेश्चन रहते हैं ना। अच्छा, वो ज्यादा हो गई मतलब, है ना। वही सोचे कि 10 ही क्वेश्चन रहते हैं ना इसमें। बाल समाज में पश्चिम बंगाल का प्रभाव, ये एक्चुअली जो क्वेश्चन है ये यूनिट 4 का यूनिट है। यूनिट का क्वेश्चन एक्चुअली इधर आ गया, पता नहीं कैसे आ गया, है ना। ये यूनिट 4 है। पश्चिमीकरण के जो प्रभाव है ये यहाँ पर नहीं है, ये यूनिट 4 यूनिट में है। लेकिन फिर भी इसमें आपको बताना है कि पश्चिमीकरण जो है, यानी पाश्चात्य सभ्यता के जो तौर तरीके हैं उनको भारतीयों द्वारा अपनाना, है ना, उनको उसको पश्चिमीकरण कहा जाता है। जब कोई भारतीय पाश्चात्य संस्कृति के तौर तरीकों को अपनाता है, अपनी संस्कृति को त्याग करके पाश्चात्य संस्कृति के तौर तरीकों को अपना लेता है,
तौर तरीके कौन से, खान पान है, रहन सहन है, बोलचाल है ना, वेशभूषा है, इसको जब अपना लेता है तो उसको कहते हैं पश्चिमीकरण। पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित होकर के, पाश्चात्य संस्कृति प्रभावित होकर के कोई व्यक्ति जब वहां की संस्कृति को, वहां के खान पान, रहन सहन, बोलचाल, वेशभूषा को अपना लेता है तो उसको हम कहते हैं पश्चिमीकरण। ठीक है, तो इसका प्रभाव अलग अलग क्षेत्रों में पड़ा है। खान पान में पड़ा, जैसे पहले क्या है, व्यक्ति जो है बहुत सिंपल खाना खाता था, अब जो है खाने में बहुत वैरायटी आ गई है, कुछ चीजें अच्छी भी हैं, कुछ बुरी भी हैं, हमारे शरीर के लिए हार्मफुल भी होती हैं। बहुत ज्यादा फास्ट फूड जो है लोग यूज कर रहे हैं खाने में, है ना, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छी नहीं है। हमारी जो संस्कृति, जैसे अब क्या होता है, पहले क्या होता था घर में, जैसे रसोई घर है, ये घर के अंदर जो है जूते पहन के नहीं जाते थे, स्लीपर पहन के नहीं जाते थे। अब जो है पूरे घर में स्लीपर पहन के लोग घूमते हैं, है ना। पहले बैठ करके, नीचे बैठ करके खाना खाते थे, अब जो है लोग खड़े खड़े खाना खा रहे हैं, है ना, चम्मच से यहाँ खाते थे, हाथ से खाते थे, है ना, टेबल चेयर में, डाइनिंग टेबल होती है उसमें खाना खाते थे। तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं पश्चिमीकरण के प्रभाव के परिणाम स्वरूप आई। तो वो बताना, हालांकि इधर ये टॉपिक नहीं है, संयुक्त परिवारों का विघटन है, एकल परिवारों का जो प्रचलन हुआ है, व्यक्तिवादी भावना आ गई है, पहले समष्टिवादी भावना हुआ करती थी, अब व्यक्तिवादी भावना आ गई है। तो ये सारे पॉइंट इसमें बताना है। कुछ चीजें अच्छी भी हैं, जैसे कुरीति अंधविश्वासों में कमी आई है, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा है ना, स्त्री सम्मान, स्त्री को सम्मान किया जाने लगा है ना, सती प्रथा में कमी आई है। तो ये इस तरीके से तार्किकता में कमी आई, औद्योगिक विकास हुआ है। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो अच्छी हैं, मतलब दोनों चीजें इसमें हम बता सकते हैं, सकारात्मक नकारात्मक दो भागों में इसको बांट करके हम बता सकते हैं। तो ये आपका हो गया 7 मार्कर्स।